वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ खैर और सुकून के साथ हुआ होगा। आज जुम्मतुल मुबारक का वो ख़ास दिन है जो हमें थोड़ी देर ठहर कर अपनी ज़िंदगी और अपने आप पर गौर करने का मौका देता है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में दूसरों की कामयाबी को देखकर या अपनी छोटी छोटी नाकामियों से घबरा कर मायूस होने लगते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने हम में से हर इंसान को एक ख़ास हुनर और एक अलग पहचान दी है। हम बस दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी असल खूबसूरती खो देते हैं। और आज के इस मुबारक दिन पर मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि ख़ुद पर यकीन रखें और याद रखें, जब आप अपनी सोच का ज़ाविया बदल लेते हैं और मुस्बत सोचना शुरू करते हैं तो आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है। और सुकून बाहर के शोर से नहीं बल्कि आपके अंदर की खामोशी और रब की रज़ा में छुपा है। तो आइए आज के हमारे शो का आगाज़ इसी अहद के साथ करते हैं कि हम अपनी खामियों को अपनी ताकत बनाएंगे, मायूसी को पीछे छोड़ेंगे और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं जो कि हमें फील्ड से रिपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ चलते हैं। आज बिल्कुल बागों के शहर लाहौर के उफुक पर आज भी काले बादल जो है वो मंडला रहे हैं और महकमे मौसमियात ने आज दिन भर लाहौर में वक्फे के साथ बारिश बरसने की पेशन गोई जो है वो की गई है। जहां पर बारिश बरसेगी तो वहीं पर ठंडी हवाएं भी चलेंगी जो लाहौर की ठंडक में, लाहौर के मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा जो है वो करेंगी। जबकि सूरज को मुकम्मल तौर पर बादलों ने अपनी लपेट में लिए हुए है और महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा 2 रोज़ तक इसी तरीके से वक्फे के साथ जो है वो बारिश बरसेगी और लाहौर में सर्दी की शिद्दत में जो है एक मरतबा फिर इजाफ़ा देखने को मिलेगा। तकरीबन बागों के शहर लाहौर में पिछले 2 से 3 हफ्ते से तकरीबन लाहौर में कभी सर्दी महसूस की जा रही है तो कभी वहीं पर बारिश हो रही है, तो साथ ही सूरज भी निकल रहा है। लम्हा ब लम्हा लाहौर का जो दर्जा हरारत है, लाहौर का जो मौसम है वो करवट ले रहा है। कभी लाहौरिये जो है वो सर्दी महसूस करते हैं तो जैसे ही सुबह सवेरे सूरज निकलता है तो साथ ही गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जाती है। जबकि उसी के साथ साथ महकमे मौसमियात बारिश की नवीद सुना देता है और लाहौर में बारिश जो है वो बरस पड़ती है। लाहौर ये पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते से लाहौर के मुख्तलिफ मौसम जो है वो उसको लम्हा ब लम्हा बदलते हुए देख रहे हैं। अगर आज के मौसम की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा रहा 17 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि सुबह सवेरे भी जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 70% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि वहीं पर लाहौर में सुबह सवेरे 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा भी चल रही है जो लाहौर के मौसम को सर्द बना रही है। जबकि मार्च अप्रैल का महीना में अमूमी तौर पर लाहौर में जो है वो अप्रैल के महीने में गर्मी होती है और सूरज जो है वो सवा नेज़े पर होता है, लेकिन इस साल हमें लाहौर में बारिशें देखने को मिल रही हैं, सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। जबकि ये बारिश बरसने का जो सिलसिला है महकमे मौसमियात के मुताबिक ये आइंदा हफ्ते दोबारा फिर जो है वो लाहौर में बारिशें हो सकती हैं। लाहौर में सर्दी की जो शिद्दत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के मिड के बाद लाहौर में मौसम जो है वो तब्दील हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत में हमें जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। जी, वेदर अपडेट्स आपने जानी। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और इंसानी सेहत का दारोमदार बहुत हद तक हमारे स्टमक पर होता है, लेकिन आज के दौर में हमारी गैर मुतवाज़िन खुराक, फास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान और बेवक्त खाने की आदत ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दरहम बरहम कर दिया। और आमतौर पर होता यह है कि जैसे ही सीने में जलन होती है या आपको थोड़ा अपना स्टमक अपसेट महसूस होता है तो हम फ़ौरन दराज खोलते हैं और कोई भी टैबलेट खा लेते हैं और हम इसे एक मामूली सी बात समझते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हाजमे की इन अद्वियात का बेजा इस्तेमाल आपके मैदे और गुर्दों को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकता है।
कब ये दवाइयाँ आपकी ज़रूरत है और कब ये आपकी सेहत के लिए ख़तरा। आज के सेगमेंट में हम इन्हीं अहम सवालात के बारे में जानेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसरारुल हक़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हाजमे के मसाइल के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? देखिए, हाजमे के मसाइल में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। उसमें सीने की जलन, पतले पखाने आना, कब्ज़ का होना, इसके अलावा पेट का फारा होना, तो ये कॉमन मसाइल हैं। इनके मसाइल हो क्यों रहे हैं? गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा हमारा और हमारे इस इलाके का ख़ास मसला है जी। हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर प्रिज़र्व करके नहीं खा रहे होते। हम स्टोर्ड फूड जब खाते हैं, जब हम खाना पका के अगले टाइम के लिए उसे प्रिज़र्व करने की कोशिश करते हैं तो उसे फ्रीज़ नहीं करते, उसे सिर्फ सादा फ्रिज में रखते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया और जरासीम की अफसाइश जारी रहती है। और जब हम दोबारा से खाने की कोशिश करते हैं तो उसको अच्छी तरह से बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं करते। तो इस तरह से वो एक ऐसा खाना जो फ्रिज में रखा होता है वो एक पेट ख़राबी की बड़ी वजह है। दूसरा, जो हमारे सरेआम जो बाज़ारों में और खुलेआम जो खाने बिक रहे हैं उस पे हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता। वहाँ से करीब से सीवर की लाइन गुज़र रही होती है, वहाँ हाथ धोने की कोई जगह नहीं होती और वहाँ पे जो बर्तन धोए जा रहे होते हैं वो गंदे पानी से धोए जा रहे होते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह ये इम्प्योर या फूड हाइजीन का ख्याल ना करते हुए खाने की तैयारी है और उसका इस्तेमाल है। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ बेसिक अवेयरनेस की कमी है, जिसके तहत हम खाना खाने से पहले आइडियली साबुन के साथ हाथ धोने चाहिए। उसकी कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से बाज़ जगहों पे ये फैसिलिटी नहीं होती। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सड़कों पे जो लोग खाना खा रहे हैं वो बाज़ औक़ात इन चीज़ों से उन चीज़ों के अलावा खाना खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे बाज़ सूरतों में वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो टॉवल होता है वो इतना गंदा होता है जिसके साथ हाथ धोने या ना धोने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फूड हाइजीन का ख्याल ना करना, इसके अलावा जो वहाँ पे ग्लासेस हैं बाज़ औक़ात वो पानी पीने वाला मशरूब जो है वो सही तरीके से नहीं तैयार किया होता। और अगर गर्मियों का मौसम है जिस तरह आजकल है, तो उसको मशरूब को ठंडा करने के लिए जो बर्फ़ इस्तेमाल की जाती है वो बर्फ़ जो है वो गंदे पानी से तैयार होती है। मतलब बर्फ़ खानों में जो बर्फ़ तैयार हो रही होती है, अगर वो किसी भी मशरूब को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर वो पानी साफ़ नहीं होगा तो इनडायरेक्टली वो मशरूब भी साफ़ नहीं रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ूड हाइजीन का ख्याल ना रखना, गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा पेट की ख़राबी की बड़ी वजूहात है। इसके अलावा हमारे यहाँ मोटापा बहुत हो गया। मोटापा और उसकी वजह से मैदे में तेज़ाब बनने का अमल बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी का मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हाजमे के मसाइल उससे भी रिलेटेड आ रहे होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में ख़ास तौर पे आ रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल हो रही होती हैं मैदे के लिए, जो पहला डिफेंस मेकनिज़म जो है वो एसिड है जो मैदे का है, जो छोटे मोटे जरासीम जो मैदे में खुराक के ज़रिए जाते हैं उनको वो न्यूट्रलाइज़ करता है। अगर ऑलरेडी मैदे की दवाइयाँ खा रहा है तो उसका बॉडी डिफेंस हाजमे के हिसाब से बाज़ सूरतों में कमज़ोर हुआ होता है, जिससे उसे टेंडेंसी डायरिया होने की, पतले पखाने आने की, गैस्ट्रो होने की बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो एंटासिड अद्वियात है इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और हम कैसे कर सकते हैं? क्या इसके कोई नुकसानात हैं? एंटासिड्स ऐसी चीज़ें हैं जी जो कि मैदे की तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरे लफ्ज़ों में फौरी मैदे की जलन, सीने की जलन का ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है ठीक करने का। इसमें बेसिकली मैदे में जो तेज़ाबियत होती है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए देखिए 2-3 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक वो दवाई है जो मैदे के अंदर ऑलरेडी जरासीम होने के अलावा जो हाजमे के अमल के दौरान एसिड बनता है वो ज़रूरी भी होता है, उसको एक ख़ास हद से कम नहीं करना होता, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया। लेकिन ये जो एंटासिड है ये उस एसिड को जो खाने में शामिल हो रहा होता है या ल्यूमन के अंदर होता है या पाइप के अंदर होता है उसको न्यूट्रलाइज़ करता है और उसकी तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। बहुत इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है और आमतौर पे उसके बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। देखिए, अगर तो मैदे की तेज़ाबियत हो रही है तो एंटासिड सेफ़ अल्टरनेटिव है इस कैफियत का, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द काउंटर अवेलेबल है, दुनिया में ये इस्तेमाल होता है और डॉक्टर की हिदायत के बगैर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमें अगर थोड़ा सा भी स्टमक इशू होता है ना तो हम फ़ौरन घर में मेडिसिन लेते हैं, तो क्या ये सेफ़ है?
देखिए, हाजमे की दवाइयाँ जो डेली इस्तेमाल की हैं 2-3 तरह से इस्तेमाल हो रही हैं और डेली इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो ये है कि मुझे एक मसला था, मैंने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता किया, उसने मुझे एक दवाई दी और मुझे उससे आराम आ गया। उसमें एक सरेफेरिस एंटासिड है और एंटासिड उसने उसकी इजाज़त से उसने मुझे कहा कि जब कभी इस तरह की कैफियत हो, सीने की जलन हो, हफ्ते में 10 दिन बाद, या अगर आपको डेली भी ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 चम्मच सिरप का आप ले सकते हैं। तो एक तो ये सेल्फ मेडिकेशन की किस्म है। दूसरी वो किस्म है जो मैंने ख़ुद से ज़्यूम की है कि, या मैंने इंटरनेट से मालूमात हासिल की है कि ये एक ऐसी दवाई है, जिस तरह सफ़ेद रंग के और एक ब्लू कलर के कैप्सूल्स होते हैं, सुबह नाश्ते से पहले खाते हैं, कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करने की इफ़ेक्टिव दवाई है, और मैंने ओवर द काउंटर जाके मेडिकल स्टोर से वो ले लिए। ये ख़तरनाक रुझान है। देखें, बाज़ सूरतों में एसिड को की पैदावार को कम करने वाली ये जो दवाइयाँ होती हैं, खाली मैदा जो आम तौर पे मैदे के इलाज के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, लंबे अरसे तक इस्तेमाल के उसके बहुत सारे मसाइल हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के अलावा उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। उसकी मिसाल ऐसी ही है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को मैदे की तकलीफ़ हो रही है और वो समझ रहा है कि उसको सादा मैदे की तेज़ाबियत का मसला है और या मैदे के अल्सर का मसला बन रहा है, लेकिन वो अल्सर जो है वो एक ऐसे बंदे को जो कि क्वालिफाइड नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि खुदा न खास्ता वो मैदे का कैंसर तो नहीं है। वो ज़ख़म जो है वो मैदे के अल्सर की भी अलामात इब्तदाई स्टेज में हो सकती हैं और मैदे के कैंसर की भी हो सकती हैं। तो वो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स जो हैं वो आम बंदे को समझ नहीं आएंगे। तो वो अगर ख़ुद से वो इस्तेमाल करता रहेगा तो वो कीमती वक्त जो इब्तदाई तशख़ीस के दौरान मैदे के कैंसर के सिलसिले में अगर हमें मिल जाता तो हम बहुत सारा उसका अच्छा इलाज, अच्छे इलाज से मुराद ये कि ऐसा इलाज जिससे उसकी जड़ ख़त्म हो जाती, क्योर हो जाता, वो स्टेज हम हम खो देंगे और उसके नतीजे के तौर पे मरीज़ उस वक्त रिपोर्ट होगा जब वो मरीज़ इस काबिल नहीं रहेगा कि उसका मैदे का क्योर हो सके मसला। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि वार्निंग साइंस जो ये मैदे की तकलीफ़ के हैं वो आम पब्लिक को उसकी समझ नहीं होगी, तो इस वजह से बग़ैर सुपरविजन के अगर वो दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहेगा लंबे अरसे तक मैदे की, तो बाज़ औक़ात को अंदर ऐसी चीज़ बन जाएगी, पल जाएगी, बढ़ जाएगी जो कि आगे चल के क्योर के काबिल शायद ना रहे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बताएं हमें। लंबे अरसे तक कोई भी अद्वियात जो हैं जी वो अनसुपरवाइज नहीं लेनी चाहिए। उसमें ये मैदे की अद्वियात भी शामिल हैं। उसमें सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लेटेस्ट रिसर्च में गुर्दों की ख़राबी की बहुत सारी वजूहात में, जिसमें सरेफेरिस पेन किलर्स हैं और दूसरे नंबर पे स्टीरॉइड्स हैं, तीसरे नंबर पे इन्होंने देखा है कि लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से गुर्दों के फिल्ट्रेशन फंक्शन पे या गुर्दों के फेल पे असर पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले भी बात की है, हल्का सा कोई स्टमक इशू होता है, आपको एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ऐसे कोई भी मसाइल होते हैं तो हम घर में खुद से मेडिसिन लेते हैं। तो ये बताएं कि 1-2 दफ़ा ले लिया ठीक है, लेकिन कोई इंसान अगर लंबे अरसे तक ये अद्वियात इस्तेमाल करे तो इसका हमारे सेहत पर कैसा इफ़ेक्ट होता है? देखिए, पेट दर्द जो है उसकी वजह अगेन ढूंढने की ज़रूरत है। तो खुदा न खास्ता उर्फ़ आम में जिसे पेट दर्द समझा जा रहा है वो आया सिंपल फूड इंडिजेशन है या फूड इंटॉलरेंस है या कोई जरासीम का इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए फ्लैजल खाना या इस तरह की कोई भी दवाई खाना या एंटीबायोटिक खाते रहना मुनासिब नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात वो जो पेट की सिंपल दर्द है वो हो सकता है कि उस वक्त उसको पित्ते की वजह से हो रही हो, क्योंकि मैदे में पेट में मैदे के अलावा भी बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। उसमें पित्ते की दर्द हो सकती है, हो सकता है उसको पेट के निचले हिस्से में अगर दर्द हो रही है तो अपेंडिक्स की तकलीफ़ हो सकती है, बाज़ सूरतों में लबलबे की तकलीफ़ हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आंतों से ही पेट की दर्द का ओरिजिन हो रहा हो। बाज़ सूरतों में अगर 50 साल से उम्र ज़्यादा है और पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रही है तो वो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये डिफ्रेंशिएट करना कि पेट दर्द किस नौइयत की है, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है, ये एक माहिर डॉक्टर का ही काम है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारे गुर्दों को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं ये अद्वियात? जी, मैदे में अल्सर की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक बड़ी वजह जो अभी सामने मॉडर्न ज़माने में आई है वो पेन किलर्स हैं। पेन किलर्स मैदे की इंटरनल लाइनिंग को डिस्टर्ब करती हैं, वहाँ पे ज़ख़म करती हैं और ज़ख़म करने से कोई अल्सर कहा जाता है। तो ये कॉमन रीज़न्स हैं। दूसरी बड़ी वजह जो मैदे के अल्सर की होती है वो एक जरासीम होता है जो गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, मुँह के ज़रिए से
जिस्म में दाखिल होता है, जिसको हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं जी, एच पायलोरी कहते हैं। वो जरासीम भी गंदे ग़िज़ा और गंदे पानी की करामात है और उसकी वजह से अंदर जाता है। तो दो बड़ी वजूहात, एक पेन किलर्स और दूसरा ये इन्फेक्शन है। बिल्कुल ऐसी है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या ये अद्वियात हमारे स्टमक में अल्सर्स पैदा करती हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी इकसाम है जी। अगेन कॉन्स्टिपेशन तो एक जनरलाइज टर्म है। बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन से मुराद हम ये ले रहे होते हैं कि मरीज़ कहता है मुझे कब्ज़ हो रही है, और जब हम पूछते हैं कितनी दफ़ा मोशन पास हो रहा है दिन में, तो वो कहता है 3 दफ़ा। तो बाज़ सूरतों में ये है कि कॉन्स्टिपेशन को पहले एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात मरीज़ स्ट्रेनिंग को, बाज़ औक़ात इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन को, जिसमें फ़रागत का एहसास नहीं हो रहा होता पेट में पखाना करने के बाद, तो उसको भी वो कॉन्स्टिपेशन से ताबीर कर रहे होते हैं। तो असल कॉन्स्टिपेशन ये है कि हफ़्ते में एक से कम पखाना आपको अगर आता है तो वो कॉन्स्टिपेशन है, या हार्ड स्टूल पास करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन की वजूहात में आंतों का स्लो होना एक वजह है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से बाज़ सर-ए-फ़हरिस्त बहुत अहम ऐसी चीज़ है जो अद्वियात का इस्तेमाल है। अगर कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट है कि उसके साथ कब्ज़ की कैफ़ियत हो जाती है, और उन अद्वियात को चेंज करने से, किसी और मसले के लिए अगर वो अद्वियात ले रहे हैं और उन अद्वियात के चेंज करने से कॉन्स्टिपेशन ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है। लंबे अरसे तक कॉन्स्टिपेशन रहे तो लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए बहुत एम्फसिस करना चाहिए। उसमें सबसे अहम पानी का इस्तेमाल है, ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल है, और फ़िज़िकल एक्टिविटी का। तो ये वो लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं जिसके तहत कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ जो है वो बग़ैर अद्वियात के ठीक होने की सलाहियत रखता है जी। देखिए, कोई भी दवाई लंबे अरसे तक उसको बग़ैर सुपरवाइज़न के नहीं लेनी चाहिए। अगर कभी एक बार हफ़्ते 10 दिन के बाद उसको एंटीएसिड या वाइट कलर का सिरप, जो हाजमे के सिरप के नाम पे मशहूर है, वो लेने में उसको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लंबे अरसे तक कोई भी अद्वियात अनसुपरवाइज नहीं लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैदे की जलन को ख़त्म करने वाली अद्वियात लंबे अरसे तक नहीं लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी मसला उसको बन रहा है तो उसके लिए सुपरवाइज ट्रीटमेंट, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस इतनी आसान नहीं है कि गूगल से आप वो करें और आपके सिम्टम्स के तहत वो आपके एनालिसिस आ जाए। ये गाइडेंस अवेयरनेस तो हो सकती है, लेकिन ये पिन पॉइंट डायग्नोसिस कभी भी नहीं होता। एक माहिर जो 25 से 30 साल इस फील्ड में हो रहा होता है, उसका तजुर्बात ऐसे होते हैं जिसकी बिना पे वो वार्निंग साइंस को पकड़ रहा होता है, उसके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहा होता है जो उसकी बीमारी की तशख़ीस के लिए अहम है, और टेस्टों के बाद इन चीज़ों का तयन होता है कि वो किस मसले का शिकार है और उसका कितने अरसे के लिए दवाई खानी है। लेकिन अगर इतनी सिंपल मेडिकल साइंस नहीं है कि हम ख़ुद से, अपने दोस्तों के मशवरे से और इंटरनेट के मशवरे से हम अपना इलाज खुद कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेडिसिन हम ले कैसे, खाने से पहले लें या खाने के बाद लेना ज़्यादा बेहतर है? मैदे की कुछ अद्वियात खाने से पहले होती हैं जी, उनका खाने के साथ ताल्लुक़ होता है इस तरह से कि वो खाने के साथ ली जाएँ तो उनकी एब्जॉर्प्शन और उनकी अवेलेबल जो सतह होती है वो ब्लड में अचीव नहीं हो रही होती है। लेकिन बाज़ ऐसी अद्वियात हैं जो खाने के बाद लेने वाली होती हैं, तो इसके ऊपर स्पेशली लिखा होता है कि फ़लाँ दवाई जो है खाने से पहले लेनी है, फ़लाँ दवाई खाने के बाद लेनी है। इसमें यह है कि अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता खाने से पहले लेने वाली दवाई आप भूल जाएँ, तो उसको बग़ैर नागा करने के आप बेहतर है कि खाने के बाद ले लें। उसका क्या होगा कि अगर उसका इफ़ेक्ट अगर 100 में से 100 बन रहा है अगर खाने से पहले लेने का, तो खाने के बाद लेने के साथ उसका असर जो है 100 में से 80 के करीब बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि नागा करने से बहरहाल बेहतर होगा कि वो ले लें। दूसरा मैसेज ये है कि अद्वियात का इस्तेमाल, देखिए उसकी उस दवाई की ख़ास कैरेक्टर है जो कि इसको पढ़ाया और समझाया जाता है डॉक्टर्स को। बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अद्वियात ज़्यादा बेहतर है या कुदरती तरीका इलाज ज़्यादा बेहतर है? इब्तदाई स्टेज पे तो जी घर के बने हुए कहवे या होम रेमेडीज़ का कोई नुकसान नहीं है। आप थोड़े अरसे के लिए कभी कभार इंडाइजेशन के लिए, कोई फारे के लिए कोई होम मेड इलायची का कहवा, दालचीनी का कहवा लेना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है उसका। लेकिन अगर उसको आप मामूल बना लें या उसका आप अद्वियात का मुतबादल समझें तो ये मुनासिब नहीं है। डेफिनेटली अद्वियात ज़्यादा सुपीरियर हैं इस लिहाज से कि वो पिन पॉइंट उस मसले के हल के लिए होती हैं, और होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो आर्जी रिलीफ के लिए हैं, कभी कभार इस्तेमाल के लिए हैं, और अगर उसे बेनिफिट हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन सबसे अहम चीज़ हाजमे की अद्वियात के इस्तेमाल में अहम चीज़ वार्निंग साइंस हैं। वार्निंग साइंस ये हैं कि किसी का अगर वज़न कम होने लग जाए, अनएक्सप्लेन्ड खून की कमी होने लग जाए, पेट में दर्द के साथ साथ कहीं पेट में कोई स्वेलिंग नज़र आने लग जाए, पखाने में वॉमिटिंग में कहीं खून की आमद शुरू हो जाए, इसके अलावा तेज़ बुखार रहने लग जाए, या उसके जिस्म में उसके फैमिली में अगर कोई पेट के अमराज के सिलसिले में कैंसर की हिस्ट्री हो, तो इन लोगों को ख़ास तौर पे होम रेमेडीज़ और इस तरह की चीज़ों पे एतबार करते हुए अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द अपने मसले को आइडेंटिफाई करें और हल करें, क्योंकि बाज़ सूरतों में डायग्नोसिस के लेट होने का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया करें। मैं एक किताब पढ़ रहा था कल, तो उसमें उन्होंने एक बात कर रहे थे कि उसमें मौजू ये था कि क्या ऐसी चीज़ें जो चैट जीपीटी और गूगल से नहीं पूछनी चाहिए। उनमें से एक ये था कि मेडिसिन आपको अपनी बीमारी के बारे में उनसे नहीं पूछना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थीं, लेकिन उनसे सर फहरिस्त ये थी। उसकी वजह ये है जी कि मेडिकल साइंस में चैट जीपीटी हेल्प कर सकती है एक लेमैन को, वो सारे सवाल जो वो शायद किसी वजह से डॉक्टर से नहीं पूछ सका, उसको थोड़ी सी मदद मिल सकती है अपनी अवेयरनेस के लिए, ताकि वो जब डॉक्टर के पास जाए तो प्रिपेयर होके जाए अगली दफ़ा और अपनी बीमारी के बारे में दुरुस्त सवालात कर सके और अपनी बीमारी को एनालाइज कर सके। लेकिन बहरहाल एक प्रोफेशनल डॉक्टर की रिप्लेसमेंट ये हरगिज़ नहीं है जी। इसमें अद्वियात का इस्तेमाल ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि बाज़ औक़ात जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए ओवर द काउंटर इंटरनेट पे सुनी सुनाई अद्वियात जो हैं वो किसी भी मौजू पे हो, चाहे दिल की हों, चाहे वाइटामिन्स हों, चाहे हर्बल हों, क्योंकि इनकी स्टैंडर्डाइजेशन का नहीं पता, इसके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता और हर दवाई हर मरीज़ के लिए भी नहीं होती। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को एडवोकेट करना कि चैट जीपीटी से आप अपना इलाज करें। स्टमक इश्यूज़ के हवाले से बात हो रही थी कि होते क्यों हैं, और लोग घर में जो खुद से एंटीबायोटिक्स लेते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो हमारे गुर्दों पर इफेक्ट करती हैं। इस हवाले से बात किया, मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और जिल्द की खूबसूरती, ताजगी और जवानी हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिल्द में कुदरती तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। झुर्रियाँ, ढीलापन, दाग धब्बे और चेहरे की रौनक में कमी आम मसाइल बन जाते हैं। इन्हीं मसाइल के हल के लिए आजकल फेस लिफ्ट ट्रीटमेंट्स, हाइफू और दीगर जदीद एंटी एजिंग तरीके नहायत मौसर साबित हो रहे हैं। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वर्दा सजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो फेस लिफ्ट ट्रीटमेंट्स हैं, क्या नए चेंजेस आए हैं इनमें? जदीद ट्रीटमेंट्स के अंदर सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों आते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर जो फेस लिफ्ट सर्जरीज़ हैं वो डिफरेंट तरह की वो आ जाती हैं। जो नॉन सर्जिकल हैं उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर सिर्फ स्किन के ऊपर कुछ करना है तो माइक्रो नीडलिंग है, केमिकल पीलिंग है, PRP आपने सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर थोड़ा डीपर लेवल पर हम फोकस करेंगे तो उसके अंदर हाइफू आ जाता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग आ जाती है और थ्रेड लिफ्टिंग आ जाती है। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसको एंटी एजिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा ये बताइए कि नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट क्या है और किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है? नॉन सर्जिकल अपलिफ्ट ये होता है कि आप कोई कट्स नहीं लगा रहे और कोई स्टिचिंग नहीं है, उसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। और नॉन सर्जिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो यूजुअली डॉक्टर ऑफिस के अंदर आप आराम से कर सकते हैं और उसके अंदर कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं, इन्वेसिव नहीं है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हाइफू है, RF माइक्रो नीडलिंग है और थ्रेड्स आ जाते हैं। जो लोग मिड 40s और 50s के अंदर हैं और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सैग नहीं कर रही है, उनके लिए प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर लेट 50s और 60s के अंदर चले जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन सैगिंग हो गई है और पहले कोई प्रोसीजर नहीं कराया हुआ, तो उसके लिए फिर हमें इन्वेसिव की तरफ, सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आजकल हम एक ट्रीटमेंट का नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हाइफू, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या होता है, कैसे किया जाता है? अच्छा, हाइफू एक है हाई फोकस
अल्ट्रासाउंड है जिसके अंदर एक मशीन यूज़ की जाती है जो हमारी फेस की उस लेयर पे काम करती है जिसके अंदर इलास्टिन, कोलेजन, वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। उस लेयर को हम स्मैश लेयर कहते हैं। स्किन के नीचे फैट आती है और फैट के नीचे वो स्मैश लेयर है जिसके ऊपर जो है हाइफू एक्ट करता है। हाइफू बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है उस लेयर के अंदर, जो कि फिर कोलेजन प्रोडक्शन को, इलास्टिन को, फिब्रिन को, वहाँ पे जितने हमारे पास ये सारा कुछ पड़ा हुआ है उसको वो एक्टिवेट करता है और वो स्किन टाइटनिंग कॉज करता है। और हाइफू का प्रोसीजर जो एक ऑफिस प्रोसीजर है, इट मे टेक 30 to 40 मिनट्स और इसका इफेक्ट आने में जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 months लग जाते हैं। लाइक 4 to 6 वीक्स का टाइम हम कहते हैं पेशेंट्स को, तो इतना टाइम लग जाता है। लेकिन ये कि इसके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं, अप टू 12 months to 18 months आराम से चल जाते हैं। तो वो एक टाइटनिंग इफेक्ट जो आएगा 6 months तक पेशेंट देखते हैं कि उनकी स्किन के अंदर टाइटनिंग आ रही है और वो लास्ट करती है अप टू 18 months। यूजुअली एक सेशन जो है वो इनफ होता है, लेकिन अगर देखना पड़ता है कि पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको इतना अच्छा अगर इफेक्ट नहीं आ रहा या अगर इफेक्ट आया है और पेशेंट चाहता है कि उसको और एनहांस किया जाए, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिलेक्शन हम उसको 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं और वो फिर लास्ट करेगा। जब उसका इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है तो उसका सेशन रिपीट किया जाता है दोबारा से करके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके कोई अल्टरनेटिव्स भी हैं हाइफू के? हाइफू के अलावा मैंने जैसे पहले बताया हमारे पास आरएफ माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ माइक्रो नीडलिंग जो करते हैं वो ज़रा डीपर लेयर्स पे काम करती है, डीपर लेयर्स पे टाइटनिंग प्रोड्यूस करती है, कोलेजन को प्रोड्यूस करेगी, डिफरेंट फाइबर्स को प्रोड्यूस करेगी, तो वो स्किन को एक टाइटनिंग इफेक्ट देंगे। इसके बाद हम जो है इसके आगे फर्दर डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके लिए यूज़ किया जाता है पेशेंट सिलेक्शन। लेकिन इसके बाद इसमें ये होता है कि मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। एक सेशन से शायद उतना अमेजिंग इफेक्ट ना आए, इसमें मल्टीपल सेशंस हैं, 4 to 6 वीक अपार्ट वो सेशंस किए जाते हैं और फिर देखते हैं कि स्किन कैसे रिएक्ट करी है पेशेंट की या पेशेंट की कैसे अच्छी कंप्लाइंस चल रही है उसके साथ। उसके बाद हम थ्रेड्स की तरफ चले जाते हैं। थ्रेड्स की वजह से ज़रा एक इंस्टेंट लिफ्टिंग इफेक्ट आता है और पेशेंट वो बड़ा एक थोड़ा सा इन्वेसिव है एज़ कम्पेयर टू द वंस जो हम पहले कह रहे थे मशीन्स के साथ, उससे ज़्यादा इन्वेसिव है, लेकिन उसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं तो वो पेशेंट ज़रा ज़्यादा उसके वो फेवरेट उनका ज़्यादा प्रोसीजर वो बन जाता है। इसके अलावा जो हम करते हैं प्रोसीजर इन ऑफिस, वो फिलर्स आ जाते हैं, बोटॉक्स आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर जो है वो लेज़र रिसर्फेसिंग आ जाती है। तो ये सारे प्रोसीजर जो है एंटी एजिंग में यूज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट क्या चाहता है और पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हर कोई चाहता है कि वो एजिंग रिवर्स करे और इसके लिए फिर हमें कोई ट्रीटमेंट भी बताएं कि कौन से ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा मौसर हैं, कौन से ट्रीटमेंट से लोगों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर हम कहें कि सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से, क्योंकि प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं वो स्किन के बिल्कुल टॉप लेयर पे रह रही है, वो उस लेयर पे काम नहीं कर रही जहाँ पे आपको टाइटनिंग चाहिए और जहाँ पे आपको लिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो स्मैश लेयर है और उसके ऊपर जाकर जब तक चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी तो उस तरह से टाइटनिंग नहीं देगी। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स फेस के ऊपर लगा रहे हैं तो वो एंटी एजिंग में उतनी इफेक्टिव नहीं है। दूसरी स्किन कंडीशंस के लिए वो हो सकता है कि वो आपका उतना काम कर लें जितना आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन एंटी एजिंग में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोसीजर्स और फिर प्रोसीजर्स के साथ प्रोडक्ट्स, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर दोनों करेंगे तो उनका ज़्यादा इफेक्ट आएगा और वो इफेक्ट आएगा जो आपको चाहिए, जो बगैर सर्जरी के हों। मैंने जितने भी प्रोसीजर्स आपको बताए, बोटॉक्स है, लेज़र है, आप उसके बाद फिलर्स की तरफ चले जाते हैं, थ्रेड लिफ्टिंग आ जाती है, बायोस्टिमुलेटर्स हैं, जितने भी ये प्रोसीजर्स हैं, केमिकल पील्स हैं, सब ये नॉन इन्वेजिव हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स से बचने के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनको सर्जरीज ना करानी पड़े, वो इन प्रोसीजर से आराम से जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है। देखिए, जो सर्जरी है वो अगर आपने किसी ने एक दफ़ा एक सर्जरी करा ली है तो वो परमानेंट रिजल्ट्स हैं, वो फॉर द नेक्स्ट लाइफ जितना है वो रहेंगे रिजल्ट्स। ये वाले रिजल्ट्स लास्ट करते हैं 6 months, कुछ रिजल्ट्स हैं जो 6 months तक रहते हैं, कुछ 1 साल तक रहते हैं। रिपीट करना पड़ता है आपको उन प्रोसीजर्स को। तो अगर तो किसी एक तो पहले ये कि जिनको रिक्वायरमेंट ही फेस लिफ्टिंग और सर्जिकल प्रोसीजर की है उनको तो सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ ही जाना चाहिए, और दूसरे वो लोग जो परमानेंट रिजल्ट्स चाहते हैं कि बस हम एक दफ़ा कुछ करवाएं और हमें कभी दोबारा ज़िंदगी में कुछ ना कराना पड़े, तो वो फिर सर्जरीज़ की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर रिपीटेड सेशंस वाले लोग हैं तो फिर वो आराम से इन प्रोसीजर्स से बहुत अच्छी उनकी फुलफिल हो जाएगी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं।
अच्छा डॉक्टर वर्दा, ये बताएं कि बोटॉक्स और फिलर्स किस तरह काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो गए हैं, और क्या हर कोई इसको करा सकता है? अच्छा, बोटॉक्स और फिलर्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो बोटॉक्स है हमारे पास, वो मसल्स को रिलैक्स करता है, जो रिंकल्स के ऊपर हम रिंकल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो फोरहेड रिंकल्स हैं, आइज़ के अराउंड विद द पैसेज ऑफ टाइम रिंकल्स बन जाते हैं, तो ये वो प्रोडक्ट है जो मसल्स को रिलैक्स करता है, इंजेक्ट किया जाता है, ऑफिस प्रोसीजर है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 3 मंथ्स तक 6 मंथ्स तक आराम से निकाल, और फिर उसके बाद हमें रिपीट करना है। फिलर्स क्या है? फिलर्स जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है, एक डिफरेंट कंसिस्टेंसी के अंदर। हाइलुरोनिक एसिड जो हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, फिलर्स 2 तरह के फिर बायोस्टिमुलेटर्स में भी चले जाते हैं, लेकिन जो एक फिलर लिप फिलर्स और नोज फिलर्स और आई फिलर्स में यूज़ होते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड है, डिफरेंट कंसिस्टेंसी के अंदर। तो वो फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी के अंडर आई हॉलोनेस है, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बन गए हैं, या किसी को लिप्स श्रिंक हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ एज, तो उन चीज़ों के लिए, या फिर लिफ्टिंग, माइल्ड लिफ्टिंग चाहिए चीक्स के अंदर, जॉ लाइन के लिए, चिन के लिए, तो वहाँ पे फिलिंग इफेक्ट करने के लिए फिलर्स को यूज़ किया जाता है। वो वहाँ पे स्टे करता है, वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर, इट्स अ वाटर लविंग प्रोडक्ट, तो वो वहाँ पे वाटर रिटेंशन करता है और वहाँ पे एक फिलिंग इफेक्ट देता है, और वो लास्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द फिलर यू आर यूजिंग 6 मंथ्स। कुछ फिलर्स हैं वो 6 मंथ्स लास्ट करते हैं, कुछ फिलर्स अप टू 1 ईयर भी लास्ट करते हैं। और ये कौन से लोग करवा सकते हैं? देखिए, वो अगेन जो लोग, डिपेंड करता है कि किसी जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है वो उसकी क्या डिमांड्स हैं। अगर कोई चाहता है कि जैसे किसी ने लिप्स करवाने हैं, चिन करानी है, जो कि एंटी एजिंग में नहीं भी आते, तो वो यंग लोग भी करा सकते हैं। एवरीवन अबव 18 और 50 जो 20s में हैं वो ये प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। लेकिन जो एंटी एजिंग लाइक चीक फिलर्स हैं, जॉ लाइन है, अंडर आइज है, वो फिर डिपेंड करता है 30s की एज में कुछ लोग करवा रहे हैं, 40s की एज में करवा रहे हैं, तो वो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आप चाह रहे हैं प्रोसीजर से। अच्छा डॉक्टर वर्दा, सबसे पहले ये बताएं कि जो ट्रीटमेंट्स हम कराते हैं, जैसे हाइफू है या बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम कराते हैं, तो इनसे पहले कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लेना बहुत ज़रूरी होते हैं? सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि वो प्रोसीजर आपके लिए है या नहीं है। अगर आप जाते, लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपको प्रोसीजर आपके ऊपर सूट करेगा या आपकी वो रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने ये करवाना है, और दैट्स नॉट फॉर देम। उनको, क्योंकि डॉक्टर असेस कर लेता है कि अगर ये इस तरह से कराएंगे ये उनको सूट करेगा, ये कराएंगे तो ये उनको सूट नहीं करेगा, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपकी बड़ी रियलिस्टिक किस्म की वो होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अगर हम ये कराएंगे तो हम ऐसे बन जाएंगे, बिकॉज पीपल ब्रिंग पिक्चर्स कि हम ऐसे कराएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, इन्होंने ये प्रोसीजर, जैसे आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इंडस्ट्री के जो लोग हैं कि ये जितनी एक्ट्रेस हैं ये इसकी पिक्चर जैसे हम हो जाएंगे, तो वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अगर आपकी बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी आपका प्रोसीजर जो आपको सूट करे, जो आपके फीचर्स हैं उनके साथ जाए, वो प्रोसीजर्स करने चाहिए। जो भी आप प्रोसीजर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं यूजुअली, जिसके अंदर अगर आप माइक्रो नीडलिंग्स वगैरह या बोटॉक्स की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने उसके बाद बैठना, झुकना नहीं है कुछ आवर्स के। हर प्रोसीजर के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर पेशेंट्स को बिल्कुल ब्रीफ कर दिया जाता है कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। और घर में वही आपको एक स्किन केयर रेंज बताई जाती है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर डन, वो आपने फॉलो करनी है। और उसके अलावा वही सन ब्लॉक आपने यूज़ करना है और एक अच्छी नाइट क्रीम यूज़ करनी है। वही आपकी जो है वो प्रोसीजर्स को सेव भी करेगी, प्रोसीजर्स को लॉन्ग लास्टिंग, यही चीज़ें आपकी लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएंगी। अगर आप बहुत टाइम के बाद स्किन केयर स्टार्ट करेंगे या प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, या स्टार्टिंग इन योर 40s 50s, ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, जब आपके स्किन के अभी ऊपर रिंकल्स आना नहीं शुरू हुए और आप उस स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हैं ये सारा कुछ, तो आपके रिंकल्स, हम उसको डिले कर सकते हैं, एजिंग को डिले कर सकते हैं। एजिंग को सिर्फ डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं होगा अगर आप ये सब कुछ करा रहे हो, कभी ऐसा कभी नहीं होता। एजिंग को सिर्फ डिले किया जा सकता है, तो उसको डिले करने के लिए यही है कि आप एज सून एज पॉसिबल इन योर 20s वो प्रोसीजर्स करवाना शुरू करें। वो प्रोसीजर्स जैसे लेजर्स हैं, पील्स हैं, PRPs हैं, इस तरह के मिनिमल प्रोसीजर्स लेना शुरू करें ताकि आपको फर्दर जो है बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ ना जाना पड़े। कि ट्रीटमेंट्स कराने के बाद हम इसकी आफ्टर केयर घर पर कैसे करें? घर में आप एक अच्छी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप
जो है, सबसे पहले है कि आपकी स्किन टाइप कैसे, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए एक डिफरेंट स्किन रूटीन है, अगर आपकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए एक डिफरेंट रूटीन है, और ऑयली के लिए एक डिफरेंट है। और विद एवरी चेंजिंग वेदर आपका जो है वो प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, तो जस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वो स्किन केयर अगर फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, आपकी स्किन के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं या जो भी आपको नज़र आ, वो सब आपके लिए नहीं है। जैसे ऐसे होता है कि समटाइम्स कि ये लगा रहे थे हम भी, या फिर आपके घर में कोई आ रहा है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आपकी किसी फ्रेंड ने कहा मैंने ये चीज़ लगाई मुझे से, वो आपके लिए हो सकता है ना हो। अक्सर ऐसे होता है कि लोग डिफरेंट केमिकल्स जो हैं, डिफरेंट एक्टिव्स लगाना शुरू कर देते हैं, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था, जो उनकी स्किन को सूट नहीं करते, और अल्टीमेटली वो स्किन बैरियर डैमेज के साथ हमारे पास आते हैं। और फिर वो तो इसलिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें, और वो जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली जो भी स्किन के रेंज आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो करें, और सनब्लॉक लगाएं सबसे बेस्ट तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी। देखिए फ़ोटो डैमेज जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमारे सन एक्सपोजर की वजह से फ़ोटो एजिंग हो रही है, वो एक जो वो चीज़ है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप सनब्लॉक यूज़ करें, आप हैट्स यूज़ करें, सन ग्लासेस यूज़ करें, तो आप उससे डेफिनेटली अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप जो चीज़ें घर के अंदर जो भी हमारी पिछली जनरेशन यूज़ करती हुई आ रही है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक मैंने हनी बहुत ज़्यादा उस पर हम जोर देते हैं कि हनी के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीबैक्टीरियल है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप शहद को अपने फेस के ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास जो इस तरह के जो टोटके चले आ रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अगर आप उनको मुसलसल, एक तो सबसे पहली बात अगर आप उनको मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगे, और सेकेंडली अगर वो आपकी स्किन को सूट कर रहे हैं, आप पैच टेस्ट करें, आप उनको जो भी मास्क हम उपटन लगा रहे हैं या मास्क बेसन का मास्क हम यूज़ करते हैं वो सब इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन डायरेक्टली पहले उसका पैच टेस्ट करें और फिर वो आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करें, फिर सूटिंग यू, तो अगर आप उसको मुसलसल करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि होते क्या हैं, और आजकल हम एक नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं हाइफू, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे भी है, इस हवाले से भी बात की है, और क्या इसके कोई अल्टरनेटिव भी हैं जो हमारी स्किन को नेचुरली टाइट कर दे, और साथ साथ फिलर्स और बोटॉक्स पे भी बात की है जो तकरीबन हर दूसरा इंसान करवाना भी चाहता है। मेरे साथ मौजूद थी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्दा सजाद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब, और जैसे कि आप लोगों को पता है इस वक्त पूरी दुनिया बहरान की लपेट में है। लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया चंद रोज़ के इजाफे ने पूरी दुनिया में इक्तिसादी कसाद बाजारी का माहौल बना दिया। पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में यकदम इजाफे ने अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। वफाकी हुकूमत को इस पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद से अब तक मज़ीद कीमतें नहीं बढ़ाई गई। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि कीमतों में इजाफा नागुज़ेर है, तो इसमें मज़ीद इजाफे पर क्या होगा? रही सही कसर IMF के डू मोर ने निकाल दी है, यानी अवाम बिजली के भारी बिल्स कैसे भरेगी, और हुकूमत के पास LPG के बहरान से निपटने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। वफाकी हुकूमत मुतअद्दिद मरतबा अवाम को अपना हमदर्द बताती आई है, लेकिन अवाम को इस पर एतबार क्यों नहीं, ये जानने के लिए हम सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान को किन मुआशी चैलेंजेस का सामना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान में जो जंगी ओवरऑल इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है, मल्टीपल इश्यूज़ को, मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को। ज़ाहिर है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का और लोकल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है, और जो दुनिया में रॉ मटेरियल्स हैं उनकी ज़्यादा जो तादाद है वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं, तो डेफिनेटली ऑयल प्राइस बढ़ी हैं, तो ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से रैपिडली जो है ना इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं रॉ मटेरियल्स की, और साथ साथ इनकी सप्लाई चेन बड़ी मुतासर हो रही है। आप किसी चीज़ का कोई ऑर्डर देते हैं तो हमें इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सप्लाई चेन को
बेहतर करने के लिए यहाँ पे जो हमारी लोकल कंजम्पशन है उसको मेंटेन करना चाहिए। अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, यानी एक्सपोर्ट का जो चैनल है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए उनके रॉ मटेरियल को थोड़ा सा हमें रिज़र्व में रखना चाहिए, और एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी देते हुए इनकी जो इस वक्त जो आपको पता है कि दुनिया में शिपिंग लाइंस ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। इनका जो रूट मुतासिर होने की वजह से शिपमेंट भी डिलेज़ हो रही हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और आपको पता है ऑयल बेस्ड मटेरियल है, हमारी पावर सेक्टर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी ऑयल बेस्ड है। तो मेरा ख्याल है कि ऑयल बेस्ड यानी जो हमारी ऑयल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी मज़ीद बढ़ेंगी, जिस पे हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस मज़ीद बढ़ जाएगा। और आप साथ साथ हमारी जो घरेलू सार्फिन के लिए भी ऑयल की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस शायद बढ़ानी पड़ जाए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये बताएं कि जो IMF के डू मोर के मुतालबात हैं, तो हुकूमत के पास इससे निपटने के लिए क्या प्लान है? देखें जी, एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल जो प्रोडक्ट हैं उन पे इन्हिसार करना चाहिए, और जो नेचुरल क्लैमिटी होती है और जंगी सूरत हाल होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जम्प्ट भी हो जाती हैं, और मेरे ख़्याल में हमें IMF से बेहतर तरीके से नेगोशिएट करना चाहिए। जंगी सूरत हाल है, पूरी दुनिया मुतासिर है, और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त दूसरे हमारे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी बड़ा उसमें उसकी सूरत हाल भी संगीन है। हमारी फोर्सेस दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बरसरे पैगार हैं। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी जो हमारा माशी दबाव हमारे मुल्क पे है, तो इस तरीके से नेगोशिएट करते हुए IMF से हमें बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ लेना चाहिए। हमारी टैक्सेशन जो उन्होंने कहा है कि आप अपना टैक्स नेट, अपना जो नेक्स्ट ईयर का जो कमिंग आपके बजट में टैक्स टारगेट जो बढ़ाने का कहा है, उस पर भी हमें नेगोशिएट करना चाहिए कि इन हालात में हम ना टैक्स बढ़ा सकते हैं, ना आवाम पे पेट्रोल की या दूसरी चीज़ें उन पे बढ़ा के उन पे ज़्यादा बोझ डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये बताएं कि क्या शहरियों को रिलीफ देने की पोजीशन में है मौजूदा हुकूमत या नहीं? जी, ज़ाहिर है जब लेवी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगी, और ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं ऑलरेडी ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से, तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें उनको कन्विंस करना चाहिए कि ऑयल प्राइस बढ़ रही हैं तो हम मज़ीद लेवी नहीं बढ़ा सकते, और साथ साथ गवर्नमेंट को जो है इस पे सब्सिडी भी देनी चाहिए। देखें जी, मैं समझता हूँ एक तो ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था सोलर सार्फिन के साथ, इसमें अगर आप कोई रद्दोबदल करते हैं तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने अवाम के साथ, और उसमें अगर रद्दोबदल होता है, देखें आपने IPPs के साथ जो मुआहदे किए हैं उनमें तो आप रद्दोबदल नहीं कर सकते, और आप ऑन दी अदर एंड अगर आपने अपने गरीब आवाम से कोई यानी उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें आप रद्दोबदल कर रहे हैं, तो हमें बड़ा कीनली इन चीज़ों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। इससे आपको पता है कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ चूँकि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ज़्यादा थी, हमने सोलर पे कन्विंस किया अपनी आवाम को कि वो सोलर लगाएं ताकि ईंधन की भी बचत हो सके और आवाम को सस्ती बिजली मुहैया हो सके। लेकिन अगर आप फ़ौरन इस तरह की कोई तब्दीली करते हैं अपने कंट्रैक्ट में, तो एक तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी, और साथ साथ ये जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के साथ हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो सेक्टर डिस्करेज होगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि इनकी कीमत बढ़ाए बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन है? देखें जी, हमारे पास ये है कि इनकी कॉस्ट जो है ना, इनकी यूटिलाइजेशन, इनको हमें कम करना चाहिए ताकि हम इसको बैलेंस रख के इनकी प्राइसेस को नॉर्मल रख सकें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अपनी आवाम को राग़िब करना चाहिए, और साथ साथ जो एनर्जी कंजर्वेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेते हुए मार्केट का औकात भी तब्दील किए जा सकते हैं। साथ साथ आप अपने ऑफिस के जो टाइमिंग है, गवर्नमेंट की जो ऑफिस हैं उनकी टाइमिंग चेंज की जा सकती है, और वर्क फ्रॉम होम को जो कल्चर को हम प्रमोट करें
ताकि इन हालात में हम अपनी एनर्जी को जितना बढ़ाएंगे, ज़ाहिर है उसकी कंजम्पशन कम होगी, जब कंजम्पशन कम होगी तो उसकी प्राइसेस को हम मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ताजिर बरादरी के हवाले से बात कर लेते हैं, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें जी, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कोई हल नहीं है। स्पेशली मैं ये यहाँ पे ये ज़रूर बात मेंशन करूँगा कि कोई भी बात होती है हुकूमत जो है वो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देती है। तो मेरे ख्याल में हमने इस कल्चर को डिस्करेज करना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो फ़िज़िकल एजुकेशन का मुतबादिल नहीं हो सकती। इसके साथ स्टूडेंट भी मुतासर होते हैं, उनका डिसिप्लिन जो है वो उनका अपनी पंक्चुअलिटी डिस्टर्ब होती है। टीचर्स को जो हम पे देते हैं उन पे बड़ा असर होता है। और साथ साथ इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्री है स्कूलिंग के साथ, वो बड़ी शदीद मुतासिर होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो लॉकडाउन में स्कूलों को तो बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दें, और जो भी आपने पॉलिसी बनानी है लॉकडाउन के हवाले से, हम चाहते हैं कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को, बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले ताकि डूएबल पॉलिसी बने। और इसके औकात कार जो अभी मार्केट में आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 किस्म की मार्केट होती हैं, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। तो इस हवाले से दोनों सेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो है टाइमिंग को मेंटेन रख सकते हैं। और साथ साथ जो है आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ मुआशी जो सरगर्मियाँ बड़ी कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो सोर्स है इंडस्ट्री या एसएमईज़ वो इतनी प्रमोट नहीं हो रही। तो जो हमारे पास ऑलरेडी जो बिजनेसेस हो रहे हैं, रेस्टोरेंट को बंद करने से जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो लोग काम करते हैं इन सेक्टर्स में, वो शदीद मुतासर होंगे। क्योंकि एक तरफ तो ऑयल प्राइस बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गई हैं, और साथ साथ अगर आप उनका रोज़गार छीन लेंगे तो मेरे ख्याल में डबल इम्पैक्ट आएगा। तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाने से पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर किसी हद तक इंतहाई ज़रूरी है ये लगाना, तो उसको प्राइवेट सेक्टर की मुशावरत से, बिज़नेस कम्युनिटी की मुशावरत से, चैम्बर्स को ऑन बोर्ड लेके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की माशी सम दुरुस्त है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है, तो बताएं हकाइक क्या है? देखें जी, इस वक्त जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हुई है वो ये है कि एक बहुत सारी यानी आपको जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी वहाँ पे फूड की डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट के मौके हमें इन ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के मौके मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो टोटल रेमिटेंसीज़ हैं उनका 60% जो है इन जीसीसी ममालिक से आता है। सऊदी अरब, यूएई वगैरह, कतर और ये कुवैत वगैरह के जितने ममालिक हैं, हमारी टोटल रेमिटेंस, और आपको पता है पाकिस्तान जो है उन ममालिक में शामिल है जिनकी रेमिटेंसीज़ हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। तो एक तो ये हमारी रेमिटेंसीज़ बैडली इफ़ेक्ट होंगी, और इसके साथ साथ इतनी बड़ी जो वर्क फोर्स वहाँ पे काम कर रही थी, जो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना सरमाया भी भेजते थे, फॉरेन एक्सचेंज भी भेजते थे, वो जब वापस आएंगे तो उनको हमने रोज़गार कैसे फ्राहम करने हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि हुकूमत उनको यहाँ रोज़गार फ्राहम करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे, और मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर, पूरे मुल्क में, स्पेशली मैं पंजाब में कहा करता हूँ कि काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे आबादी दूसरे सूबों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एसएमईज़ जो हमारे उनके जो इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा जाल बिछा देना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है, जिसमें शू इंडस्ट्री है, इसके अलावा आईटी सेक्टर, और इसमें कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको दरकार नहीं होती। जस्ट आप उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दें, छोटे छोटे डाटा सेंटर बनाएं, और वहाँ पे इतनी बड़ी वर्क फोर्स को हम वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अपनी एसएमएस को फ़रोग़ दे के अपने मुल्क की मईशत को भी बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ, चूँकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई में रियल इस्टेट सेक्टर में हुई है, तो चूँकि हमारे यहाँ वहाँ अगर रेगिस्तानों में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है,
तो पाकिस्तान के सरसब्ज मैदानों में क्यों नहीं हो सकती। तो इस वक्त बेहतरीन मौका है, हुकूमत इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करे। एक तो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट वापस आएगी उसके लिए हमारे रियल इस्टेट सेक्टर को कुछ हमें मराहत देनी चाहिए, और कुछ जो उन पे जो सैंक्शंस हैं उनको 7E टाइप के जो हमारे यहाँ जो उन पे कवानीन है उनका इतलाक़ ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि एक तो रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सके, और साथ साथ आपको पता है रियल इस्टेट सेक्टर के साथ कोई तकरीबन 40 इंडस्ट्री अलाइड है, तो उनको भी फ़रोग़ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा, तो इसके साथ साथ वो सेक्टर भी ग्रो करेगा और मुल्क में जो हमारे लोगों को रोज़गार भी मुहैया हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत का जो टैक्स कलेक्शन का एक हदफ है, क्या वो पूरा कर सकेगी उसको या नहीं? देखिए, आपको पता है ऑलरेडी हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट वो $25 बिलियन क्रॉस कर गया है, और ऑयल प्राइस बढ़ने से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट मज़ीद बढ़ने का खर्चा है। तो मेरे ख़्याल में हमें इंपोर्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो लग्जरी आइटम हैं, उनकी इंपोर्ट को बैन करना चाहिए, और साथ साथ दूसरी जो एसेंशियल इंपोर्ट है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इस डिफरेंस को कम करने के लिए, चूँकि जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगी, तो आपको पता है कि रुपए पे भी दबाव आएगा, पाक रुपीज़ उसकी डिवेल्यूशन का भी ख़तरा है, जिससे मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो मेरे ख़्याल में हमें चाहिए कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को किसी हद तक बढ़ाना चाहिए, और साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। डाइवर्सिफाइड आइटम जो हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की तरफ भी हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपने कौंसल जनरल्स को स्पेशली वहाँ पे टारगेट देने चाहिए मुख्तलिफ ममालिक में, कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में उनका भी किरदार नज़र आना चाहिए। आने वाले सालों में जैसे IMF ने भी कहा है कि आप अपना टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट है 15,600 अरब कर दें, तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको पता है जंगी सूरत हाल भी है, तो टैक्स कलेक्शन का जो पुराना हदफ है 14,000 अरब, वो भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, और बजाय इसके कि गवर्नमेंट अगर अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट मज़ीद बढ़ाए, मैं समझता हूँ कि इन हालात में वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताइए कि टैक्स नेट में इजाफा जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें कि ऐसा क्यों है? देखें जी, हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है ना, वो इन्फोर्समेंट पे मबनी है। टैक्स कलेक्शन की जाती है, आप उनको अगर ईज़ जितनी फ्राम डिपार्टमेंट अपने जो कारोबारी हजरात हैं, जितना उनको आसानियाँ फ्राहम करेंगे, जितने कारोबार के मौके आप लोगों को फ्राहम करेंगे, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी, जितनी हमारे यहाँ मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी, डेफिनेटली, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिज़नेस एक्टिविटीज़ के साथ। तो हमारे यहाँ बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ नहीं रही, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ आप बना रहे हैं, उसके ऊपर फिर इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन को जो है वो इन्फोर्समेंट से नहीं होनी चाहिए, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसानियाँ फ्राहम करके होनी चाहिए। टैक्स कलेक्शन के लिए लाहौर चैम्बर का इस साल का नारे भी यही है कि इन्फोर्समेंट के साथ नहीं, लोगों को आसानियाँ फ्राहम करते हुए तब आप टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार, और जो अल्टरनेटिव जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, टैक्स टू GDP बढ़ाएं, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन पे इतना बोझ ना डालें ताकि वो लोग जो है वो भी अपने बिजनेस ही बंद कर दें। आप सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ना कि आप अपने मौजूदा जो टैक्स पेयर हैं उन पे बोझ बढ़ाएं, उन्हीं को स्क्वीज़ करें, तो इससे डिस्करेज होता है आपका बिजनेसमैन। देखें जी, हमने प्रिपेयर कर ली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम अपनी बजट तजावीज़ दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस दफ़ा हमारा इरादा है कि क्योंकि लाहौर चैम्बर इज़ बेस्ड इन पंजाब, तो हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट को भी कुछ तजावीज़ उनके लिए भी तैयार कर रखी हैं। तो टैक्स कलेक्शन के हवाले से, एक्सपोर्ट की इन्हांसमेंट के हवाले से, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हवाले से, SMEs की ग्रोथ के हवाले से, और
टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से बहुत सारी तजावीज़ हमने गवर्नमेंट को दी हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के पैरामीटर को बेहतर करने के हवाले से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करने के हवाले से सारी जो हमारी प्रपोज़ल है वो रेडी हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे। हमारी जो लाहौर चैम्बर की टीम है, मैं इस बात को बताने में खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस हवाले से हमारी लाहौर चैम्बर की टीम ने, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने, हमारे जो बहुत सारे सेक्टर्स के लोग हैं, ट्रेड के बहुत सारे सेक्टर के लोग हैं, मिलजुल के गुज़श्ता कई माह पहले ही हमने ये तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मेहनत के साथ और बड़े गौर व गौश के साथ हमने ये तजावीज़ बना ली हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही गवर्नमेंट को पेश कर देंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात हो रही थी कि कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस हमें दरपेश हैं और कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए, हुकूमत को भी लेने चाहिए, और क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे सकती है या नहीं। मेरे साथ मौजूद थे फ़हीमुर रहमान सहगल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पब्लिक की बहुत बड़ी तादाद खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हुए बमुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 29% अफराद सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं और इनके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के मुतल्लिक कुछ और भी कर सकें। और ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख। अब दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये सूरत हाल आम सी है कि किसी भी तकरीब या शादी पर खाना बहुत बुरी तरह से ज़ाया कर दिया जाता है। फिर यही मामलात होटलिंग में भी हो रहे हैं। हम में से बहुत से लोग रोज़ाना बाहर खाना खाने जाएं तो बहुत सा गैर ज़रूरी खाना सिर्फ टेबल सजाने के लिए ही मंगवा लिया जाता है और नतीजा ये निकलता है कि वो खाना किसी के पेट में जाए बगैर ही वेस्ट बन जाता है। यही नहीं, ये बचा हुआ और ज़ायद खाना डस्टबिन के बाद माहौल को भी अलग से ख़राब करता है। और यहाँ सवाल यह है कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के नाम पर क्या किया जा रहा है। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इनका इस हवाले से बड़ा अहम और बुनियादी रोल हो सकता है और इनसे जानेंगे, एक तो वो अपने ऑफिस का बताएं कि वो इस माशरती बेरुखी पर क्या स्टांस रखते हैं, दूसरा पब्लिक को क्या मैसेज देंगे। इसके साथ इनकी मौजूदगी से हम ये भी फ़ायदा उठाएंगे कि लाहौर में आवाम को साफ़ और महफूज खुराक की तरसील के लिए वो क्या इकदाम कर रहे हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा डीजी साहब, मेरा पहला सवाल भी इसी हवाले से है कि क्या पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपने अखराजात में कमी की है या नहीं? देखिए, ये गवर्नमेंट का बड़ा ही जो है ना एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि हम अपने तमाम अखराजात को कम करें, पेट्रोल की मद में, ऑफिस के बाकी अखराजात वगैरह की मद में। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वज़ीर पंजाब साहबा के मिशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जनाब जाहिद अख्तर ज़मान साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक बड़े एक शफाफियत के और फाइनेंशियल प्रूडेंस की जो पॉलिसी है उसको हम इख्तियार किए हुए हैं। जहाँ तक ये नई पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो इसमें हमने जितनी भी हमारे ऑफिसर्स की पेट्रोल की कंजम्पशन है उसको 50% पे हम लेके आए हैं। हमने उनके जो कार्ड्स होते हैं PSO के, उसकी लिमिट को हाफ़ कर दिया है। ऑपरेशनल व्हीकल्स की वही जो है वो चल रही है, रीज़न बीइंग के ऑपरेशंस को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ अहम है वो ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में 5.7 बिलियन का जो है वो इजाफ़ा किया है। उसमें हमने किफ़ायत शारी करते हुए बचत की। ट्रांसपोर्ट के किरायों की मद में हमने कुछ 360 मिलियन रुपीस की बचत की। जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उनमें पैड के ऊपर आपको पता है प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, ये भी चीफ सेक्रेटरी साहब का एक अहम कदम था। उसमें हमारी तकरीबन 629 मिलियन की बचत हुई और इसी तरह से हमने रेवेन्यूज़ में तकरीबन 2 बिलियन का इजाफा किया। जुर्मानों के अंदर हमने 1.8 बिलियन का इजाफा करते हुए तो 5.7 बिलियन की हमने गवर्नमेंट को ये सेविंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की। तो ये फाइनेंशियल प्रूडेंस जो है, मैं ये इस पॉलिसी को बिल्कुल
जो है वो बड़ी अच्छी पॉलिसी ख्याल करता हूँ, और तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को यही करना चाहिए कि अपने इख्तिलाजात को कम करें ताकि अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के बिज़नेस को रन किया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डीजी साहब ये बताएं कि आपका जो 2 साल का टेन्योर है इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी में क्या बेहतरी आई है? देखिए, अल्लाह के फजल से मैं ये कहता हूँ कि ये टेन्योर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा के विजन के मुताबिक जो टेन्योर मेरा गुजरा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता जो 5 साल थे, इससे पहले के 5 साल, इन 2 सालों में उससे ज़्यादा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल पे ज़्यादा काम हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी कुछ 24,30,000 के करीब इंस्पेक्शंस हैं इन 2 सालों में, और जो उससे पिछले 5 साल थे उनमें 24,18,000 इंस्पेक्शंस थी। जो हमने फ़ाइन्स किए वो 2.98 बिलियन रुपीज़ के थे, और पिछले जो 5 साल है उसमें 2.2 बिलियन के फ़ाइन थे। जो हमने मिलावट माफिया को टफ़ टाइम देते हुए उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया वो 3,718 मुकदमात थे, जबकि पिछले 5 साल के मुकदमात जो थे वो कुछ 2800 के करीब थे। तो हम हर लेवल पे एनफोर्समेंट के हवाले से अगर हम देखें, फाइनेंशियल प्रूडेंस के हवाले से देखें, मिल्क चेकिंग में, क्योंकि मिल्क और मीट को हमने सीएम साहबा के विजन के मुताबिक ज़्यादा फोकस किया क्योंकि इनकी खपत जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें भी हमारे मुकदमात भी ज़्यादा हैं। जो मिल्क हमने 2 साल में चेक किया वो 5 साल से ज़्यादा था। जो मुकदमात हमने तकरीबन 1500 के करीब मुकदमात दर्ज किए, जो 650 के करीब हमने जो फैब्रिकेशन यानी कि जाली दूध बनाने वाले यूनिट थे उनको बंद किया, और हमने तकरीबन 1500 के करीब मुकदमात दर्ज करवाए। तो ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, गोश्त के हवाले से हमारी इंस्पेक्शंस जो हैं वो भी पिछले 5 सालों से 2 सालों में ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि हर लेवल पर कि ना सिर्फ कि उसके अंदर हमने प्रोक्योरमेंट्स में शफाफियत लेके आए, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को एनहेंस किया, बल्कि हमने जो इंस्पेक्शंस भी इस हद तक की कि 2 सालों का काम जो है जो हमने किया वो 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। तो ये इसमें मैं बिल्कुल चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब साहब जाहिद अख्तर जमान साहब को और चीफ़ मिनिस्टर साहबा को इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ख़ुद जो है पंजाब फूड अथॉरिटी को ऑन किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो तारीख़ी कामयाबियाँ हैं उनको अचीव करने में कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डीजी साहब ये बताएं कि जो फूड ऑपरेटर्स हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, कौन सी रुकावटें आ रही हैं? वो कानून को नहीं मान रहे, या उनको कानून पर अमल दरामद कराने में कौन सी रुकावटें दरपेश हैं? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें तो ये हैं कि एक फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की कम से कम 3 किस्में हैं। एक है अडल्टेशन माफिया, दूसरे वो लोग हैं कि जो लेसर इन्वेस्टमेंट के साथ काम करते हैं, वो अडल्टेशन का काम नहीं करते लेकिन वहाँ पे हाइजीन के इश्यूज़ होते हैं, और तीसरे वो लोग हैं कि जो बिल्कुल एक आप कह लें कि बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, वो कंप्लाइंट नेचर के होते हैं, वहाँ पे हमें एनफोर्समेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो अडल्टेशन माफिया, उसके हवाले से तो चीफ़ मिनिस्टर साहबा की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ़ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, सेक्रेटरी साहबा की तरफ से हदायत हैं कि वहाँ पे कोई भी मुआफ़ी नहीं है। अगर अडल्टेशन साबित होती है तो हम FIR करते हैं, जैसे कि पिछले साल में हमने कुछ 2600 FIRs जो हैं अडल्टेशन माफिया के ख़िलाफ़ जो हैं वो की। दूसरा ये होता है कि वो इंडस्ट्री के जिसको जो जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जैसे स्मॉल इंडस्ट्री है फूड की, तो हम उनको ट्रेनिंग्स के ज़रिए जो है आगाही भी देते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जाके जुर्माने करें या किसी की फैक्ट्री को बंद करें, हमारा मकसद है कि फूड की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करवाएं। तो ये चीज़ें अपने साथ साथ जो चैलेंज है बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे कि पाकपतन में कल परसों एक वाक़या हुआ जिसमें हमारी जो टीम है उसमें ख़वातीन ऑफिसर्स भी थीं, उनको मैन हैंडल किया गया, उनके साथ जो है वो एक बदतमीज़ी वाला सलूक किया गया, तो वो हमने उनके ऊपर पर्चा भी दर्ज करवाया है और 2 लोग अरेस्ट हैं। बाकी होम सेक्रेटरी साहब से भी मेरी अभी थोड़ी देर पहले उस हवाले से मीटिंग हुई है, IG साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया, DPO साहब से भी बात हमने की है, तो उसको हम इस तरह से परसू कर रहे हैं कि देखें स्टेट के ऊपर किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि पर्चा करे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डीजी साहब ये बताएं कि जो जाली दूध तैयार करते हैं, इनको पकड़ने के लिए आप लोगों ने क्या कानून बनाए हैं? देखें, इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर पंजाब साहबा की हदायत के मुताबिक बड़े तारीख़ी इक़दाम हुए हैं। 1 अगस्त से लेकर आज की तारीख़ तक तकरीबन हमने 1100 के करीब FIRs हैं जो कि दूध मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ हैं। उनके 650 यूनिट जो है ना वो हमने बंद किए, और इसके अलावा हमने तकरीबन
11 लाख लीटर के करीब जो है इस टाइम पे तकरीबन 21 लाख लीटर के करीब जो दूध है, जाली दूध जो है उसको तलफ़ किया। और बड़े बड़े जो इसमें मिलावट माफिया के सरगना थे, डॉक्टर खालिद, रऊ भट्टी, मकसूद भट्टी, गुलफाम, लाला साबिर, ये लोग जो हैं ये जेल की इस्लाहों को भुगत के कुछ टाइम के बाद जो है ना वो बेल करवाने में कामयाब हुए। हम इनको बिल्कुल टफ़ टाइम जो है वो दिए हुए हैं और इंशाल्लाह हमारे कानून में तरमीम भी आ रही है और इंशाल्लाह हम इनको निशान इबरत बनाएंगे। और देखें, एक चीज़ जो होती है कि हमने जब कोर्ट में अपना पर्चा जमा करवा दिया तो हमारी तरफ से एक ड्यूटी अदा होगी। कोर्ट्स को ये समझना चाहिए और हमने जुडिशल एकेडमी से भी इस मामले में रब्ता किया कि हम जुडिशल ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग्स भी करवाई कि उनको पता होना चाहिए कि फ़ूड जो है अगर वो अनसेफ़ होगा तो उससे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है। ये केमिकल्स वाला जो जाली दूध है, इसके बनाने वालों को हम ग़िज़ाई दहशतगर्द इसी वजह से कहते हैं कि वो पैसे पूरे लेते हैं और लोगों को बीमारी जो है वो तकसीम कर रहे हैं कि जिससे खुदा न खास्ता इसको स्लो पॉइज़न कहा गया है कि किसी की जान भी खुदा न खास्ता जो है इससे जा सकती है। अदरवाइज़ उसके लंग्स, उसके किडनीज़, उसका हार्ट जो है वो इस तरह के केमिकल्स वाले दूध से जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे तारीखी इक़दाम कर रहे हैं और कोर्ट्स को भी हम ये सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, जुडिशल ऑफिसर्स को भी हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि ये ऑर्डनरी क्राइम नहीं है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है और अगर इसका रास्ता ना रोका गया तो ये मिलावट माफिया नस्लों को खा जाएगा। लिहाजा इनको अगर यूएस में 99 ईयर्स पनिशमेंट है और मिलावट की वहाँ पे जो बेल है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो बेल्स भी ग्रांट नहीं करनी चाहिए, दूसरा जो लोग मतलब इसमें मुलव्वस पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दें ताकि अगर आपने आने वाली नस्लों को बचाना है तो इनको सज़ाएँ सख्त जो है वो देनी होंगी। अच्छा डीजी साहब, हम देखते हैं स्टार्ट में बच्चों को एक ऐलान किया जाता है कि स्कूल्स में बच्चों को फ्री लंच दिया जाएगा, तो क्या अभी ये प्रोग्राम जारी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी के 3 कोर जॉब हैं। एक तो ये है कि फ़ूड सेफ्टी यानी कि फ़ूड अडल्ट्रेशन को कंट्रोल करना, दूसरा ये है कि हमने फ़ूड की क्वालिटी को अच्छा करना कि जो फ़ूड मार्केट में आ रहा है उसकी क्वालिटी भी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। फॉर दैट मैटर कि हमारी लैब्स जो हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं, जो फ़ूड की टेस्टिंग जो है वो कर रही होती हैं। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो फ़ूड हम खा रहे हैं उससे ग़िज़ाइयत भी मिलनी चाहिए, लोगों को पता हो कि मेरे लिए हेल्दी चॉइसेस कौन सी हैं। बच्चे जो कि ग्रोइंग एज के अंदर होते हैं उनके पेरेंट्स को पता हो, उनके टीचर्स को पता हो, ख़ुद बच्चों को पता हो कि मैंने किन चीज़ों को खाना है, किन को नहीं खाना। तो जो हमने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाया उसका भी यही मकसद था कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को बताया जाए कि बैलेंस डाइट की अहमियत क्या है, हिडन हंगर क्या है, किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। और हम निसाब के अंदर भी ये ज़रूरी लिटरेचर जो है उसको शामिल जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनकी हेल्थ के बड़े इश्यूज़ हैं। ख़वातीन की हेल्थ के पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े सीरियस नौइयत के इश्यूज़ हैं कि विटामिन D डेफिशिएंट कोई तकरीबन 80% के करीब ख़वातीन हैं, कोई 56% ख़वातीन आयरन डेफिशिएंट हैं। तो हमें ऐसी डाइट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप अपनी एडोलेसेंट गर्ल्स का जो आयरन डेफिशिएंसी का इशू है उसको कैसे एड्रेस करें, विटामिन D डेफिशिएंसी को कैसे एड्रेस करें, जो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कैसे एड्रेस करें। और इसमें सादा रेसिपी मैं सब पेरेंट्स को बताता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि आप उस मौसम की सब्ज़ियाँ और उस मौसम के फल जो है वो ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा करें। उसके अलावा अंडे बच्चों के लिए भी अच्छे हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे हैं, दूध जो है वो अच्छा है। और उसके अलावा ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन और बच्चियों के लिए जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ज़रूर आपकी डाइट का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। आगे जो मौसम आ रहा है, हमने जो न्यूट्रिशन कैलेंडर भी बनाया ये तो हमने पूरे साल को जिस महीने में जो आपकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स होती हैं ग़िज़ा के एतबार से हमने वो बनाया। इसको अप्रैल को हमने ब्रेन हेल्थ मंथ करार दिया। तो ब्रेन को कैसे आपने जो है ना वो हेल्दी रखना है, ये भी आज पूरा महीना हम इसी के ऊपर रील्स बनाएंगे ताकि मकसद ये है कि सोसाइटी को एजुकेट करना भी पंजाब फूड अथॉरिटी का ये काम नहीं कि सिर्फ जो है ना वो छापा मार दिया। छापा मारने का मकसद फूड की क्वालिटी को अच्छा करना, मिलावट माफिया को कम करना और लोगों को एजुकेट करने का मकसद यह है कि वो हेल्दी हों। हेल्दी होंगे तो वो मुल्क व कौम की तामीर में, तरक्की में अच्छा किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डीजी साहब, अवेयरनेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि बच्चों को और माँ बाप को बैलेंस डाइट के हवाले से क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं या नहीं?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है और इस मिशन को, इसी वाली जो बात है, इस लेक्चर को हमने सिविल सर्विसेज एकेडमी के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे भी जाके लेक्चर्स दिए, क्योंकि कल को उन्होंने भी फील्ड में आना है, एसी बनना है, एसपी बनना है और बाकी असाइनमेंट्स जो है वो कैरी करनी है। तो हमने उनको कहा कि टेक इट अ काइंड ऑफ लेसन फॉर यू कि आपने जिस जगह पे भी जाएं आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखें, ये इसको मैं कहता हूँ कि न्यूट्रिशनल एमरजेंसी हमें नाफिज करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के कद कम हो रहे हैं, ख़वातीन के गर्ल्स के जो है वो कद कम हो रहे हैं। वो क्यों? वो लोगों को पता नहीं है। एक तो ग़िज़ा में भी इश्यूज़ हैं अडल्ट्रेशन के, इस वजह से अडल्ट्रेशन माफिया का रास्ता रोकना हर तौर पर ज़रूरी है। और दूसरा, लोगों को एजुकेट करेंगे तो तब जाके, आप देखें बहुत से बच्चे आपको नज़र आते हैं वो बड़े अच्छे खाते पीते घरों के होते हैं लेकिन मोटापे का शिकार होते हैं, बड़े डल से होते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि वो जो हिडन हंगर है, जो आपने अपनी डाइट को बैलेंस नहीं किया, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज रहीं, उस वजह से बच्चा जो है वो इस तरह की चीज़ों का शिकार होता है और फिर पढ़ाई में भी वो ठीक परफॉर्म नहीं करता। तो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा खाए, उसके बाद स्पोर्ट्स करे, खेल में जाए, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करे, स्विमिंग करे और उसके बाद फिर जो है वो पढ़े। हेल्दी बॉडी होगी तो फिर ही जो है वो हेल्दी माइंड होगा। तो इसमें इसको एज ए मिशन हम सबको समझना चाहिए और मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी का जो वेब पेज है उस पर ज़रूर आके, हेल्दी रेसिपीज़ भी हमने बनाई हुई हैं, उसको ज़रूर जो है वो फॉलो भी करें और उसको उनको अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, खुराक का जो ज़िया है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, तो क्या इसको कम करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदामात करें या नहीं? देखिए, इसमें यह है कि फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पंजाब फूड अथॉरिटी मिलकर काम कर रही है। बेसिकली ये है कि खुराक की तरसील जो है वो फार्म से लेकर प्लेट तक उन तमाम चीज़ों को कवर करना है। पहली बात यह है कि फार्म लेवल पे जो पेस्ट्स हैं या जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, अडल्ट्रेटेड या उसमें इशू नहीं होना चाहिए। और दूसरी ये है कि फार्म लेवल पे जो लॉसेस हैं, फूड वेस्टेज है, उसको कंट्रोल किया जाए। फॉर दैट मैटर उसके ऊपर भी हम अपनी रेगुलेशंस बना रहे हैं कि फूड वेस्टेजेस को किस तरीके से कोल्ड स्टोरेजेस से या वेयर हाउसेस से हमने बचाना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब वो प्रोसेसिंग के लिए आता है वहाँ पे लॉसेस को बचाना, और उसके बाद जब वो कंज्यूमर की प्लेट तक पहुंचता है तो वो तमाम रास्ता जो वो तय कर रहा है। इसी तरह से जो हमारी एक्सेस फूड रेगुलेशंस हैं उनका मकसद भी यही है कि होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर या कोई भी फूड पॉइंट्स के ऊपर जो खाना बचा हुआ है उसको ज़ाया ना किया जाए, बल्कि किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को वो बचा हुआ खाना बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो है वो दे दिया जाए, ताकि जो है ना फूड वेस्ट ना हो। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि वला तुसरिफू, कि आप खाओ और पियो लेकिन ज़ाया ना करो। तो हमें ये तमाम फूड वैल्यू चेन को, और इसमें हमारे साथ मतलब इस तमाम सिस्टम को हम डिजिटलाइज भी कर रहे हैं कि हर फूड फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पता होगा। इसमें हम जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हमारा है उसमें डीजी फूड और केन कमिश्नर जो कि वीट की प्रोक्योरमेंट के हवाले से काम करते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट का नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो इदारा है उनके साथ मिल के हम इस पे काम करें कि हर बंदे को पता हो कि किस जगह पे कितना फूड पड़ा है और उसके ज़ाया होने को रोका जाए, ताकि वो ना तो उसकी होर्डिंग हो ना उसकी वेस्टेज हो, और सार्फिन को जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि मुनासिब प्राइस के ऊपर सारा साल जो है फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, इसके अलावा जो बाकी अजनास हैं वो मुयस्सर रहें। अच्छा डीजी साहब, ये बताएं कि आने वाले वक्त में पंजाब फूड अथॉरिटी को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए कौन से इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 बड़े मंसूबे इंशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी जो हेड क्वार्टर है उसका भी हम जो है ना उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। उसमें हम जदीद लेवल की एक जो है वो लैब बना रहे हैं। उसके अलावा रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है ना, पेफ्डा गवर्नमेंट का एक बड़ा अहम इदारा है, वो भी फूड टेस्टिंग के हवाले से काम कर रहे हैं।
बड़ी जदीद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की लैब जो है वो बनाई है। तो हम फूड टेस्टिंग में उनके साथ भी जो है वो लाइजोन क्रिएट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी फूड टेस्टिंग के मायार को जो है वो बेहतर करें। उसके अलावा मिल्क के हवाले से, मीट के हवाले से, स्लॉटर हाउसेस के हवाले से, यूज़ कुकिंग ऑयल के हवाले से, वाटर के हवाले से हम डिजिटल पोर्टल्स बना रहे हैं ताकि हमें इंस्पेक्शंस और उनका डेटा और उनसे जो हमने डेटा से इन्फ्रेंसेस करने हैं, नताइज निकालने हैं, उनको इंटरप्रेट करना है, उसमें आसानी रहे। और उसके अलावा ये कि हम हेल्थ रिस्क जो कैटेगराइजेशन है वो करते हुए फूड्स को डिवाइड कर रहे हैं कि किस फूड को ज़्यादा इंस्पेक्शंस की या फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पंजाब फूड, और इसके साथ साथ हम जो है ना पंजाब फूड अथॉरिटी को एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स भी बना रहे हैं जिनके बॉडी कैम्स उनके पास मौजूद लगे होंगे उनके यूनिफॉर्म के ऊपर। डिजिटली भी हम उनकी तमाम एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होंगे ताकि एक तो उनकी अपनी सिक्योरिटी भी जो है वो रहे, और दूसरा ये है कि जो इंस्पेक्शंस हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो मतलब कर सकें। तो ये तमाम इक़दामात इंशाल्लाह जो है, और सबसे बढ़कर ये कि जो ऑस्टेरिटी की मेजर्स गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट की फंड स्पेंडिंग जो है उसको कम करने के हवाले से भी फाइनेंशियल प्रूडेंस का हमने मेकनिज़म इंशाल्लाह उसको भी इम्प्लीमेंट करें। देखिए, इसमें एक तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, एक लीगल है और एक इसका सोशल है। जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, बिल्कुल फूड वेस्टेज को रोकना चाहिए, बल्कि फूड ग्रेड पैकिंग की तरफ आना चाहिए, और ताकि अगर वो पैकेज्ड चीज़ें भी आपने डिस्पोज ऑफ करनी है तो वो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। और एनवायरमेंटली भी हमें फ़ूड की वेस्टेज को जो है वो बचाना है, क्योंकि इस अर्थ को बचाएंगे तो आने वाली नस्लें जो हैं वो उनकी ज़िंदगी अच्छी और ज़्यादा हेल्दी होगी। दूसरा इसका लीगल आस्पेक्ट है, उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी की रेगुलेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके तहत हमने तमाम होटल्स या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या फूड प्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं, उनको हमने बाउंड डाउन किया हुआ है कि वो जब कोई फूड बच जाएगा तो उसको किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो देंगे। उसका रिकॉर्ड भी हम मंथली बेसिस पे जो है वो चेक करते हैं। तीसरा एक और उसका सोशल आस्पेक्ट है कि हम सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे न्यूट्रिशन के ऊपर हम करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि कुलू वशरबू ला तुसरिफू, कि आप खाओ और पियो लेकिन इसराफ़ ना करो, तो हमें इसराफ़ नहीं करना। जो इसराफ़ हम करके वेस्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इसको चैनलाइजिंग फूड वेस्टेज इनटू फूड सिक्योरिटी, कि आप फूड वेस्टेज को इस तरह से चैनलाइज करो कि वो जिसके पास खाना नहीं है उस तक पहुँचे। तो इसके ऊपर भी हम जो है वो होरिका इंडस्ट्री जो है हमारी उसके साथ मिलकर नए SOPs जो हैं वो वज़ा कर रहे हैं। देखें, ऐसा भी होता है कि जब लोग बफ़े पे जाते हैं या हाई टी पे जाते हैं तो वो 3 बंदों का खाना एक बंदा डाल देता है, और डालने के बाद खाता वो एक ही बंदे का है लेकिन बाकी वेस्ट कर देता है। तो हमें उसको भी इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि इन बोथ वेज़, कि अगर फूड वेस्टेज कम है तो उसको डिस्काउंट दिया जाए, और अगर वो फूड वेस्टेज कर रहा है तो आप जब एक बंदे से 2 बंदों का उसने खाना ज़ाया कर दिया तो 3 बंदों का जब उससे चार्ज करेंगे तो उसको पता होगा कि भाई मैंने ज़ाया नहीं करना। तो ये चीज़ें भी हम साथ साथ जो है वो अवेयरनेस भी और एनफोर्समेंट के ज़रिए इंशाल्लाह फूड वेस्टेज को भी जो है वो कम करने में इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा DG साहब, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ें कहता हूँ हमेशा से। एक तो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग जो है मुख्तलिफ तरह की जो NCDs हैं उनका की तरफ आपको लेके जाती है, और खाने के बाद कुछ ना कुछ जो है वॉक करें। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, और वो पंजाबी में कहते हैं जान है तो जहान है। तो सेहत जितनी अच्छी होगी उतना ही आप प्रोडक्टिव माइंड होंगे, उतना ही आप मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। फूड वेस्टेज के हवाले से बात हो रही थी, हमारे साथ DG पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद थे और उनसे हमने बात की और पूछा कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं खुराक के ज़िया को रोकने के लिए, और साथ साथ जो जाली दूध की तरसील है उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद हैं। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। आज की किताब बहुत दिलचस्प है और बेहद दिलचस्प है, और वो है फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल। फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल ये नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने शाया किया है, और इसको लिखा है काजी कैसरुल इस्लाम साहब ने। काजी साहब का तारुफ़ ये है कि इन्होंने फ़लसफ़े पे बेहतरीन लिटरेचर लिखा है। लिटरेचर से मुराद ये कि फ़लसफ़े को उर्दू में जिस तरीके से इन्होंने मुतारफ़ करवाया है
कोई शख्स इतना ज़्यादा काम शायद ही आपको नज़र आए उर्दू में जब हम बात करते हैं फ़लसफ़ा लिखने की, तो उसमें उस बात में डॉक्टर नईम अहमद साहब का नाम शामिल करना, काजी जावेद साहब का नाम शामिल करना, डॉक्टर वहीद इशरत साहब का नाम शामिल करना, ये लाजमी है। ये चंद एक बुज़ुर्ग हैं, फिर ज़फ़र सिपल साहब हैं, ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने उर्दू में बहुत अच्छा लिखा। डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम साहब हैं। तो जैसे जैसे याददाश्त में ये आते हैं चंद एक बड़े नाम। तो उर्दू में फ़लसफ़े का लिखने का जो फ़लसफ़ा लिखने का फ़ायदा ये था कि उर्दू दान तबका जो है वो भी जान सके कि फ़लसफ़े में क्या काम हुआ। अच्छा, फ़लसफ़ा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम मुतअद्दिद मरतबा इसका ज़िक्र कर चुके हैं। क्विकली हम ये कह सकते हैं कि आपको आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना और आपको बड़े कैनवस पे सोचने की आदत डालना, ये फ़लसफ़ा पढ़ने के बाद ही आप इस आदत का आप समझ लें कि ये आपकी फ़ितरत सानिया बन जाएगी। और दूसरा ये कि आपको बड़े सवालात उठाने का अंदाज़ मालूम हो जाएगा कि बड़ा सवाल क्या होता है, द बिग क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल पे लिखी गई है। मसले के बारे में ये कहा जाता है, बड़ी दिलचस्प बात, कि अगर ये पेन ज़मीन पे गिरे तो एक आम आदमी देखेगा और उसके लिए रूटीन की चीज़ है कि रोज़ चीज़ें जो भी हवा में मुअल्लक़ महसूस होती हैं वक्ती तौर पे, वो सब ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ अनयूजुअल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उस सारे हजूम में जो गिरती हुई चीज़ को देख रहा है, एक शख्स ऐसा हो जिसके दिमाग को ये वाला फिनोमिनन पिंच करता रहे कि ये चीज़ नीचे गिरने की बजाय ऊपर क्यों नहीं गई। तो जब उसके दिमाग को ये पिंच करता रहेगा, ये चुभन उसके दिमाग में पैदा होगी और ये चुभन शदीद से शदीद तर होती चली जाएगी, तो हम उसको कहेंगे कि अब ये प्रॉब्लम का शिकार हो गया है, अब ये इसके लिए मसला बन गया है। तो फ़लसफ़े के मसाइल भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आम शख्स के लिए तो शायद वो मसला ही नहीं है, लेकिन जो फ़लसफ़ियाना नहज पे सोचता है या जिसमें फ़ितरत ने मादा रखा हुआ है, फ़लसफ़ियाना रस्ते को इख्तियार करने का मादा, वो इन सवालात में मगन हो जाता है। उसके लिए ये रोज़मर्रा के जो आम मसाइल हैं ये प्रॉब्लम बन जाते हैं। उसके लिए ये वाला मसला प्रॉब्लम बन जाता है कि हुस्न क्या है, और ये मसला प्रॉब्लम बन जाता है कि नेकी क्या है। नेक काम को नेकी से अलग करना और नेकी को डिफ़ाइन करना, ये उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो काजी साहब ने इस किताब में यही कोशिश की कि मसाइल के तनाजुर में फ़लसफ़े को बयान किया जाए। ये क्यों अहम है, इसलिए कि इससे पहले कि हम फ़लसफ़ियों को पढ़ें, कांट को, हेगल को, बर्गसन वगैरह को, इन बड़े लोगों को पढ़ें, बजाय इसके कि डायरेक्टली हम मगरबी या मशरक़ी फ़लसफ़े की तारीख़ का मुताला करें, क्यों ना हम पहले ये देख लें कि ये सारे जो बुज़ुर्ग थे या ये सारे बड़े लोग जो थे, ये सब इनके स्फीयर्स, इनके एरियाज़ कौन कौन से थे। तो जो कॉमन एरियाज़ सब बड़े लोगों के हैं, सोचने वालों के, उन एरियाज़ पर एक किताब लिख दी जाए। तो काजी साहब ने ये जो किताब है उन्हीं एरियाज़ पर लिखी है। मिसाल के तौर पे वजूद बारी ताला, इस पे हज़ार लोगों ने सोचते रहेंगे जब तक ये कायनात बनी है। अल्लाह ताला की इस हिकमत भरी कायनात और अल्लाह ताला का लफ्ज़ कुन के नतीजे में ये फ़याकून, ये सारा कुछ, तो ये हर सोचने समझने वाले को इन्विटेशन है सोचने के लिए, मज़ीद सोचने के लिए। इसी तरह एक फूल कब खूबसूरत लगता है, किसको खूबसूरत लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, इन सवालों के जवाब तो चाहिए ना। अच्छाई कब अच्छाई होती है, क्या अच्छाई कोई इजाफी चीज़ है, कोई रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूट चीज़ है, यानी मुतलकन आप किसी बात पे हुक्म सादर कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि ये अच्छी है, ये नेकी है, ये अच्छाई है, गुड है। इसी तरह सच क्या है, सदाकत क्या है। आपका सच मेरे सच से मुख्तलिफ हो सकता है, साइंस का सच मज़हब के सच से मुख्तलिफ होता है, मैथमेटिक्स का सच जमालियात के सच से मुख्तलिफ होता है। तो फिर सच क्या है, तो सच की तलाश जो है यही फ़लसफ़े का मौजू भी है। हर मामले में सच की तलाश। तो फ़िलोसोफियन दरअसल फ़िलो का मतलब होता है लव और सोफियन का मतलब होता है विज़डम या ट्रूथ। तो ये काजी साहब ने इसको बड़ा शानदार तरीके से लिखा है। इसको 5 मेजर हिस्सों में तकसीम किया है। इस किताब को 5 बुनियादी अबवाब नहीं बल्कि कहना चाहिए पार्ट्स, और हर पार्ट में कई अबवाब हैं। तो मैं अगर ये सजेस्ट करूँ आपको कि इसके पहले 2 अबवाब लाजमी पढ़ें, क्योंकि इन्होंने उसमें ये बताया है कि फ़लसफ़ा हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े मुदल्लल अंदाज़ में, ज़ाहिर है फ़लसफ़ी हैं ख़ुद काजी साहब, तो इनका जो वॉल्यूम 2 है वो भी बड़ा शानदार है, वो इकबाल अकेडमी वालों ने शाया किया। तो बहरहाल दूसरा जो बाब है उसमें फ़लसफ़े का दीगर उलूम के साथ एक जो ताल्लुक़ है वो कायम करते हैं, और वो बहुत ही शानदार है। मतलब फ़लसफ़े का आर्ट के साथ ताल्लुक़,
कि शायरी खूबसूरत कब होती है, मुसव्वरी खूबसूरत कब होती है, मुसव्वरी कब बनती है, महज वो जो खतूत, लाइनें, रंग बखेर देने से क्या वो मुसव्वरी बन जाती है। तो इस तरह के बड़े सवालात जो है ना, उनके जवाबात इसमें हैं। फिर इसमें वजूद बारी ताला के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, और हमारे जो मुसलमानों के यहाँ जो ख़ास दिलचस्पी से जिन मौज़ूआत को देखा जाता है वो तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ के बारे में बड़ी तफसीलन इसमें बहस मौजूद है। फिर हज़रत अल्लामा इकबाल के माबद तबियाती जो अफ़कार हैं उसके बारे में बड़ी तफसील से इन्होंने लिखा है, और जितने भी मगरबी और मशरक़ी हुक्मा है उनको ख़ास मौजू की रोशनी में समझने की कोशिश की है। मसलन कांट बतौर कांट, आपको ऐसा नहीं होता कि कांट का चैप्टर शुरू होता है, फिर कांट का चैप्टर अपने अरूज पे पहुंचता है, फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हेनरी थॉमस और डायना ली थॉमस, उनकी किताबें बड़ी शानदार किताबें, हमने डिस्कस किया था, उसको काज़ी जावेद साहब ने ट्रांसलेट किया, 20 अजीम फ़लसफ़ी। तो वो फ़लसफ़ियों के अलग अलग चैप्टर्स हैं। जबकि यहाँ पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़लसफ़ी जो करते हैं, जिन जिन मैदानों में वो काम करते हैं, वो मैदान मुश्तरक निकाल के उन मैदानों पर ये किताब लिखी गई है। तो बड़ी ही शानदार किताब है। ये जो मेरे पास किताब है ये ज़रा पुरानी है, इसको टाइप राइटर पे टाइप किया गया है। अब गालिबन नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसका जो कंप्यूटर कंपोजिंग है वो भी शाया कर दी होगी, मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में है तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि ये पढ़ना हमारी अब आजकल ट्रेनिंग नहीं है हमारी आँख की कि हम वो वाला जो टाइप राइटिंग वाला जो टाइप फेस है उसको हम इस तरह फ़ौरन समझ सकें। लेकिन बड़ा लुत्फ़ आता है जी। ऐसा लगता है कि आप फ़लसफ़े की पुरानी बहसों के साथ साथ पुराने फ़ॉन्ट जो है ना उसकी उंगली थाम के जब आप उन गलियों से गुज़रते हैं तो बड़ी तालमेल दुरुस्त हो जाती है इसकी। तो ये आज की किताब थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये किताब। बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। सब ये बताएं कि एक आम मुसलमान इस महीने को कैसे बामकसद और बाबरकत बना सकता है। शवाल के महीने में सदका व खैरात भी अहमियत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिन इबादत का हुक्म दिया वो इबादत की मुख्तलिफ़ किस्में बनती हैं। कुछ हैं जिस्मानी इबादत, कुछ हैं माली इबादत, और कुछ वो हैं जो जिस्मानी भी हैं और माली इबादत भी हैं। बदनी इबादत तो इंसान रोज़ करता है, नमाज वगैरह, और रोज़ा भी एक बदनी इबादत है। शवाल में रोज़े भी रख ली, और शवाल हज का महीना भी है तो इसमें हज बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है। लेकिन वो लोग जो हज पे नहीं जा सकते, वो माली इबादत का जज्बा रखते हैं, तो उनके लिए सदका व खैरात का हुक्म है। क्योंकि रमज़ान के अंदर चैरिटी अपने उरूज पे होती है। सदका व खैरात, लोग ज़कात अदा करते हैं, कफ़ारात देते हैं, फ़ितराने अदा करते हैं, तो देने का जज्बा पैदा हुआ होता है। उसी तसलसल को बरकरार रखने के लिए अगर इंसान शवाल के अंदर भी डोनेशन स्टार्ट करता है तो यकीन है कि इंशाअल्लाह सारा साल उसका ये अमल बाकी रहेगा, उसको अगले माह भी तौफीक मिलेगी और वो करता रहेगा आइंदा रमज़ान तक। और इंसान इस बात को जानता है, और शवाल ये बात मानने का महीना है कि देने वाला जो हाथ है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो शवाल में ख़ुद को बेहतर बनाने का ये तरीका है कि इंसान अपने आप को देने वालों के अंदर शुमार करे। और इसी तरह हम इस महीने को बामकसद बना सकते हैं। सबसे पहले तो समझें कि हम में से हर शख्स बामकसद है। कोई भी बंदा जिसकी अकल सलामत है, मुसलमान है, कलमा गो है, उसकी ज़िंदगी बेमकसद या अबस नहीं है, बेकार नहीं है। इंसान की ज़िंदगी बामकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को उसकी ज़िंदगी के मकासद बयान किए। इंसान अपनी तख्लीक का मकसद समझे। बंदा ये ना कहे कि मैं ये काम ज़िलक़ादा में कर लूँगा, ज़िलहज में कर लूँगा, मुहर्रम में कर लूँगा। उसको पता ही नहीं है उसने मुहर्रम तक ज़िंदा रहना भी है कि नहीं रहना। वो अपने मकसद को समझे और आज ही उस पर अमल करे। और किसी भी चीज़ को बामकसद बनाने के लिए, खुसूसन ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए लायानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो लायानी चीज़ों को छोड़ दे। लायानी चीज़ों का मतलब क्या है? जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनियावी फ़ायदा है ना उनका उखरवी फ़ायदा, सिर्फ उसके अंदर दिखलावा है या शो ऑफ है। तो इस तरह की चीज़ें इंसान छोड़े। और इसी तरह शवाल के अंदर भी हुकूकुल्लाह हों, हुकूकुल इबाद हों, इंसान के ज़ाती मामलात हों, उसके जहाँ वो काम, उसका इन्फ्लुएंस एरिया हो, कंसर्न है, कोई भी जगह हो, वहाँ पर वो कोशिश करे कि अपना मकसद समझे और उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। और इस महीने के अंदर जिन चीज़ों से हमने बचना है, सबसे पहले तो है बदअकीदगी। बदअकीदा नहीं होना, ये कॉन्सेप्ट निकाल दें। ये पुरानी बातें हैं ज़माने जाहिलियत की। इस दौर के अंदर भी कुछ लोग ये रखते हैं जी ये दिन मनहूस है, ये काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये 13 नंबर लकी नहीं होता, ये ऐसे होता है वैसे होता है, ये कौवा मेरे घर पे आके बोल रहा है, उसने यूं कर दिया, इसने यूं कर दिया, शीशा टूट गया, तेल गिर गया। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ कोई नहीं है दीन इस्लाम से। और दीन इस्लाम ने तो इन अकायद का, इन तवहुमात का, इन वहम परस्ती का ख़ात्मा किया है। और इन गलत फहमियों से हमने बचना। और इसी तरह ये गलत फहमी भी हमने निकालनी है कि शवाल में शादी जो है वो कामयाब नहीं होती। इंसान अच्छी नीयत से करेगा तो कामयाब होगी। और याद रहे, कामयाब इंसान को ख़ुद करना पड़ता है। ऑटो पायलट मोड पे हर चीज़ नहीं होती। इंसान ख़ुद जो है वो अपना, वो कहते हैं किस्मत बनाने वाला होता है। इंसान मजबूर नहीं है। वो जैसी मेहनत करता है उसको उसी तरह का अजर मिलता है, सिला मिलता है और फल मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान कोशिश करता रहे। इस महीने में भी हमने कोशिश करनी है। हमारा काम है कोशिश करना। हम कोशिश करते रहेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक हमें उसका अजर अता फरमाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। माह शवाल के हवाले से बात कर रहे थे कि इस माह की अहमियत और फजीलत क्या है, और इस माह में निकाह करने को बहुत ज़्यादा फजीलत दी गई है। इस हवाले से हमें मुफ्ती साहब ने रहनुमाई फरमाई। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।